नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में, और मेरी कोशिश होगी कि वज़ीर आज़म से हम समझ सकें, आपके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में समझ सकें कि 2 बरस और 20 दिन की इस हुकूमत के की चैलेंजेस क्या थे, अचीवमेंट्स क्या हैं, वो कौन से एरियाज़ हैं जहां गवर्नमेंट जो है उसको रुकावटें दरपेश हैं, जो बहुत सा एक हमारे तबका फ़िक्र में मायूसी भी पाई जाती है परफॉर्मेंस के हवाले से, वो कौन से एरियाज़ हैं और वो वहाँ पर गवर्नमेंट की क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। प्राइम मिनिस्टर, हमारे लिए वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर, कुछ तो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। फ़ॉरेन पॉलिसी में 2 बरस में जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट ने दुनिया को एंगेज किया और पाकिस्तान के इमेज को इम्प्रूव किया, जिस तरह से बालाकोट पे आपने एक अंडर रिसोर्स कंट्री, इकोनॉमिकली ट्रबल कंट्री ने एक रिस्पॉन्ड किया अज़म के साथ और एक न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश नहीं होने दिया साउथ एशिया में, और फिर जिस तरह से कोरोना की आपकी गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट की है, जिसको कि WHO भी सराहता है, बिल गेट्स भी उसकी तारीफ़ करता है, ये तो बड़ी क्लियर आपकी अचीवमेंट्स है। पहले हम ज़रा अचीवमेंट से शुरू करते हैं, फिर डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जाते हैं। ये कुछ समझा सकेंगे कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान जो रेशली और डेमोग्राफिकली बिल्कुल सिमिलर है पाकिस्तान से, उनको ख़ास से दुश्वारियों का सामना रहा पेंडेमिक की मैनेजमेंट में, जबकि पाकिस्तान इसमें से इमर्ज कर रहा है, स्कूल खुलने लगे। जी शुक्रिया मोईद। देखें, हिंदुस्तान ने जो गलती की, वो गलती जो की, वो सारा जो मुझे पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान की कह रही थी, वही गलती करने की। यानी कि आप अगर पहले 1.5 महीना जब हम कोविड शुरू हुआ, बल्कि 2 महीने, तो यहाँ सारा ऑपोजिशन मुझे बार बार कह रही थी कि लॉकडाउन करो, एक मुकम्मल लॉकडाउन करो, जिस तरह यूरोप में था, इटली देख रहे थे हम, यानी यूरोप में जिस तरह का लॉकडाउन, वुहान सिटी में, चाइना में जिस तरह का लॉकडाउन था। तो मैं उनको ये कहता जा रहा था कि हमारा जो माशरा, जो हमारे इन्वायरमेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है वहाँ से। मुख्तलिफ क्यों है कि हमारी गुर्बत है, हमारे 25% लोग तो वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे है, हमारी इनफॉर्मल लेबर है, 80% हमारी जो लेबर है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर हमारे दिहाड़ीदार हैं, हमारे बेचारे जो लोग दिहाड़ी करते हैं तो घर में खाना देते हैं, और फिर हमारे बड़े शहरों में, लाहौर में कम से कम 40% आबादी कच्ची आबादी है, कराची में 50% कच्ची आबादी है, इस्लामाबाद में कच्ची आबादी है। तो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था कि अगर हम उस तरह का लॉकडाउन करें जो कि यूरोप में है, तो इन लोगों का क्या बनेगा। ठीक, वो पैनिक कर रहे थे, हमारी ऑपोजिशन लोग भी, पैसे वाले भी, हमारे एकेडमिक्स, हमारे मीडिया के लोग, वो देख रहे थे यूरोप को, और वो पैनिक करके कि वहाँ बड़ी तेज़ी से अगर लॉकडाउन ना किया तो फैल जाएगी, वो बार बार ये प्रेशर डाल रहे थे। नरेंद्र मोदी उस प्रेशर में आ गया, जो मुझे ये चाह रहे थे वो उसने कर दिया। उसने 4 घंटे के नोटिस के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया। अब हुआ क्या, जो मेरी शुरू से ऑब्जेक्शन थी और जो मैंने इतनी तनकीद बर्दाश्त की, नंबर 1, जिधर इतनी ज़्यादा गुर्बत हो, आप वहाँ एक पूरा लॉकडाउन कर ही नहीं सकते। आप कैसे लोगों को बंद करेंगे। मैं बार बार लोगों को कहता था, ज़रा कच्ची आबादी में जाके देखें, सोचे 6-6, 7-7 लोग एक कमरे में हैं, आप इनको कितनी देर बंद कर देंगे। तो हुआ क्या, जब उसने पूरा लॉकडाउन किया, वो हुआ ही नहीं। ठीक, लोग सड़कों पे निकल गए, कच्ची आबादियों में लोग वैसे ही बाहर आ गए। तो अगर मैं बनी गाला में लॉकडाउन हो जाऊं, या आप E7 में या डिफेंस में लॉकडाउन हो जाए, या गुलबर्ग में, इससे तो लॉकडाउन नहीं होना था। जब जैसे ही वो लोगों को इन्होंने, वो तो वहाँ तो वो फैलना शुरू हो गया, जैसे ही उन्होंने रिलैक्स किया, वो सारे मुल्क में फैल गया। आपकी गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट किया? हमने सबसे पहले ये अक्लमंदी, और शुरू में कई जगह लॉकडाउन किया, फिर हमने एकदम एक NCC बुलवाली, एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कर दी। NCOC नहीं, एक तो नेशनल कोऑर्डिनेशन जिसको मैं हेड करता था, फिर NCOC जो कि हर रोज़ मिलती थी, जो कि असद उमर करते थे, जिसमें डॉक्टर्स बैठे हुए थे, सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशंस थी, और जो हम दुनिया को भी देख रहे थे और अपना भी हालात देख रहे थे। तो हुआ क्या कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हम पूरा ये जिस तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है वो नहीं करेंगे। हमने एग्रीकल्चर खोल दिया, हमने बड़ी जल्दी कंस्ट्रक्शन खोल दी। उससे हुआ क्या,
और फिर हमने हॉटस्पॉट्स देखे, हमने डेटा इकट्ठा करना शुरू किया, जिधर जिधर, जिसको स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, जिधर जिधर हॉटस्पॉट्स है उधर जाके उनको बंद करने की कोशिश की, और वो हो सकता था। लेकिन हमने पूरा जब लॉकडाउन नहीं किया और कॉन्सेंट्रेट किया, हम इसलिए कामयाब हो गए कि क्योंकि हमने लोगों को बंद नहीं किया, इसलिए जब हमने जो हॉटस्पॉट्स को बंद किया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी। हिंदुस्तान ने क्या किया, उन्होंने पूरा लॉकडाउन को बंद कर दिया, वो हुआ ही नहीं लॉकडाउन जैसे, और क्योंकि उधर तो फैलनी शुरू हो गई, जैसे ही उन्होंने रिलैक्स किया वो सारे मुल्क में फैल गई। दूसरा, उन्होंने वो जो पूरा लॉकडाउन किया, उससे जो गुर्बत आई है, आज हिंदुस्तान की इकॉनमी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर है। ठीक, हमारी इकॉनमी, अल्लाह का शुक्र, हमने सबसे पहले बचे हैं। इसलिए आज दुनिया, WHO, सारे पाकिस्तान की तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान से सीखो, क्योंकि हम वो चंद मुल्कों से हैं जिन्होंने सबसे बेहतर ये कोविड का मुकाबला किया और अभी निकल गए, ये मैं क्वालिफाई करता हूँ। अब तक अल्लाह ने बड़ा करम किया है, हमारे हालात बेहतर हैं, हमने अपने गरीबों को भी बचा लिया। लेकिन ये याद रखें कि सर्दियों में जब आएगा तो हो सकता है कि इसका एक और स्पाइक आ सकता है, तो इसलिए अभी भी हमें एहतियात करनी है। अच्छा, ये तो एक बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन एक ब्रॉडर क्वेश्चन है। 2 बरस की जो आपकी गवर्नमेंट है, 2 बरस 20 दिन की, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी बनाई, वो 5 साल के बाद पावर में आ गए। नवाज़ शरीफ साहब पैदा ही पावर में हुए 1982 में। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शादी की, 3-4 साल के बाद वो पावर में आ गए। ठीक है, आपने 22 बरस स्ट्रगल की एज एन अपोजिशन लीडर, सड़कों पे, कंटेनर्स पे, धरनों में। ये जो 2 बरस का गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, इसमें आने के बाद आपके देखने के अंदाज में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आप तब्दीली महसूस करते हैं जो पहले नहीं आपको पता था? पहले तो मोहित, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल करके पहुंचा हूं। क्रिकेट में तो कोई सिफारिश से आपको एक बड़ा क्रिकेटर नहीं बना सकता, और हॉस्पिटल, एक जिस तरह वो जद्दोजहद की, बड़ा ही मुश्किल, क्रिकेट से ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक कैंसर जो गवर्नमेंट नहीं बना सके, कैंसर हॉस्पिटल पर जिस तरह स्ट्रगल की और फिर बनाया, फिर चलाया भी। देखें, मैं जो मुसलमान को सीखना चाहिए ना, वो सिर्फ हमारा एक ही रोल मॉडल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह चाहता तो उनको पहले साल ही मदीना की रियासत दे देता। अल्लाह ने अपने महबूब को 13 मुश्किल साल की स्ट्रगल क्यों करवाई? क्योंकि अल्लाह ने हमें कहा कि उनकी ज़िंदगी से सीखो। जो स्ट्रगल है ना मोहित, वही इंसान को बनाती है। कोई भी इंसान आज तक बड़ा इंसान नहीं बना जब तक स्ट्रगल नहीं की। कोई मुल्क एक अजीम कौम नहीं बनी जब तक कुर्बानियाँ उन्होंने नहीं दी और स्ट्रगल नहीं की। कोई लीडर बन ही नहीं सकता जब तक वो स्ट्रगल ना करे। मंडेला, उसकी स्ट्रगल देखें कितनी थी, कायदे आज़म की कितनी स्ट्रगल थी, गांधी की कितनी स्ट्रगल थी। कोई भी लीडर जो बड़ा लीडर बनता है वो एक प्रोसेस से गुजरता है, उससे इंसान बनता है, सीखता है। स्ट्रगल आपको सिखाती है। वो सबसे बड़ी चीज़ आपको प्रेशर लेना सिखाती है। स्ट्रगल के अंदर इंसान के, जो लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, प्रेशर लेना। अब मैं इनके प्रेशर में आ जाता, जो इन्होंने मुझे कहा था, आज हमारा हिंदुस्तान से भी बुरा हाल होता। सही, हिंदुस्तान की तो हमारे से ज़्यादा बेहतर माशी हालात थे हमारा। अगर मैं वो ये जो मुझे कह रहे थे, और आप उठा के देखें इनकी स्टेटमेंट्स, जिस तरह की ऑपोजिशन ने मेरे खिलाफ कैंपेन की, स्टेटमेंट्स हमारे मीडिया ने, दानिश्वरों ने, कई डॉक्टर्स ने मेरे अगेंस्ट कहा, मैं अगर उस प्रेशर में आ जाता, आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना था। क्यों हो जाना था? हमारे माशत भी बैठ जानी थी और हमने कंटेन भी नहीं करना सकना। आज लोग कोरोना में भी मर रहे होना था। प्रेशर सिर्फ तब आप ले सकते हैं जब आप एक प्रोसेस से गुजरें। ये अगर मैं प्रेशर लेना जो है गवर्नमेंट का जो एक बेसिक एक्सपीरियंस है, वो एक प्रेशर आपको पता चला कि एक मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर है गवर्नमेंट के अंदर, जो एज एन अपोजिशन लीडर नहीं था। नहीं, प्रेशर तो अपोजिशन में मुख्तलिफ था। प्रेशर तो था ना, जब आप एक माफिया के खिलाफ मुकाबला करें तो प्रेशर तो था। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि एक लीडरशिप में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो प्रेशर लेता है। विंस्टन चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एकदम हिटलर की फौजें आ रही हैं, खौफ था कि हम बचेंगे नहीं, एक आदमी खड़ा हो गया, क्योंकि विंस्टन चर्चिल की एक पूरी स्ट्रगल थी। वो खड़ा हो गया, उसमें एबिलिटी थी प्रेशर लेने की, उसने कौम खड़ी कर दी। कहने का मकसद ये है कि ये 22 साल ने मुझे प्रिपेयर किया ये 2 सालों के लिए। मैं अगर उस प्रोसेस से ना गुजरता, जिस तरह के प्रेशर इन 2 सालों में पड़े हैं,
ठीक। मैं कभी ना ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकता। इन 2 सालों की आप क्या समझते हैं कि आपकी 3 की अचीवमेंट्स क्या हैं? पहली अचीवमेंट तो मोईद के जो हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ठीक। हमारा मुल्क के हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो गए थे, हम अपनी पेमेंट्स कर नहीं सकते थे, जो बैरून मुल्क हमारी लाइबिलिटीज़ थी वो हम पूरे पैसे नहीं दे सकते थे। अब आप ये सोचें कि घर है और वो मकरूज़ करके कोई छोड़ के चला जाता है, तो घर वालों के लिए कभी कोई किरायादार आ रहा है जी पैसे दो, हमारे पहले कर्जे में है, कभी कोई आ रहा है जी बच्चों की स्कूल की फ़ीस दो, अच्छा जी खाने का वो आपने सौदा लिया हुआ था उसका बिल दो। तो ये मुसलसल हमें चारों तरफ से प्रेशर थे, हमें वो बड़ा ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि डर क्या था कि अगर अब हम डिफ़ॉल्ट कर जाते अपनी पेमेंट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज़ पे, तो होना क्या था, डायरेक्ट प्रेशर पड़ना था रुपए पे, और रुपया जब गिरता है तो ये समझ जाएं कि जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो एकदम सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अवाम के ऊपर प्रेशर, गुर्बत बढ़ जाती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। जब आपका करेंसी गिरती है तो मैं डॉलर ही ख़रीद लूँ, मैं रुपए में क्यों जाके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँ, तो सारा मुल्क की खुशहाली, ग्रोथ रेट सब रुक जाती है। तो पहला तो प्रेशर वो था, एक तरफ वो प्रेशर था, एक तरफ सारी ऑपोजिशन पहले दिन से सब इकट्ठी, और इन्होंने पहले दिन से कहा गवर्नमेंट फेल होगी। पहले मुल्क को कंगाल करके चले गए, फिर कहा जी गवर्नमेंट फेल होगी। वो जो भी करें, ये सब ने मिलकर, और इनके साथ मीडिया के कई लोग मिले हुए थे, जिस तरह की अफरा तफरी मुल्क में मचाई हुई थी, तबाह हो गया जी, मुल्क तबाह हो गया, ये गलती कर। और इनका 1 पॉइंट एजेंडा था ऑपोजिशन का। मैं आज कह रहा हूँ कि इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इनकी। ये एक नेशनल डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन नहीं है। डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन तो अवाम के मफादात की हिफाजत करती है कि गवर्नमेंट अवाम के मफादात के ख़िलाफ़ ना जाए। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इनके लीडर्स और इनके लीडर्स की करप्शन बचाने के लिए जो वो पकड़, इनकी सिर्फ एक है कि किसी तरह गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करें कि इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाए कि वो कहे अच्छा जी, जिस तरह जिस तरह मुशर्रफ ने 2 NROs दिए थे, वो प्रेशर में दिए थे। सही। पहला मुशर्रफ ने नवाज शरीफ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि बाहर चले जाओ तुम, तो हम तुम्हारा वो हुदैबा पेपर मिल के केस बंद कर देंगे, वो NRO दिया। और दूसरा उसने दिया जब ये जजेस, ये जो लॉयर्स मूवमेंट में प्रेशर पड़ा, उसने जाके कॉन्डोलीज़ा राइस ने साइन करवाया NRO आसिफ जरदारी से, उनके सारे केसेस माफ़ किए, अपनी कुर्सी बजा, वो प्रेशर में वो दूसरा NRO दे वो दिया। ये कहते हैं, अगर PMLN का खास करके मौक़िफ़ है, उनकी क्रिटिक ये है कि आपको और असद उमर को और आपकी हुकूमत को चाहिए था कि आप फौरी तौर पे लैंड करते IMF के पास, मज़ीद कर्ज़े ले लेते, और अमेरिका, चीन, बरतानिया, हिंदुस्तान सब कर्ज़ों पे ही चल रहे हैं, कर्ज़े बढ़ाने में कोई ख़राबी नहीं है। आप लोग घबरा गए और कर्ज़े से डर गए और आपने सही टाइम पे IMF के पास नहीं गए। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कोशिश तब ये कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े। लेकिन जो सिचुएशन था, पहले तो ये उम्मीद थी कि हमारे दोस्तों से इतना पैसा मिल जाए कि हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन वो हमने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया कि यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें जितना पैसा दिया उससे डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे वो देता भी कोई नहीं, हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रख लें कि जब एक मुल्क की माशी हालात वो होते हैं जो हमारे हैं, वो हो ही नहीं सकता कि वो मुश्किल वक्त से ना गुजरे, ये हो ही नहीं सकता। ये तो मतलब फिर से मैं ज़रा ये क्योंकि लोगों को इकॉनमी की सही तरह समझ नहीं है, इसलिए मैं आसानी से कहता हूँ एक घर का पहले ले लें कि घर के ऊपर जब कर्ज़े चढ़े होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो घर अपनी जब तक आमदनी नहीं बढ़ाता वो ख़र्चे कम करता है, वो उस मुश्किल वो अब जब आप ख़र्चे कम करते हैं क्या होता है, अब बच्चों की जनाब आप फीस नहीं दे सकते, उनको एक अच्छे स्कूल से कमज़ोर स्कूल में लेके जाते हैं, कई बजाय स्कूल से निकाल लेते हैं, उनको कपड़े नहीं आप नहीं दे सकते, खाना आप बजाय गोश्त खाने के दाल पे आ जाते हैं, यानी घर एक मुश्किल वक्त से गुजरता है। तो मैं सिर्फ लोगों को वो लोग बेताब होते हैं, लोगों में सब्र नहीं होता, कहते जी क्यों नहीं एकदम चेंज आया, नया पाकिस्तानी बना, एक प्रोसेस होता है नया पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये जो ऑपोजिशन है इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, पहले दिन से कोई चीज़ गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सिर्फ ब्लैकमेल करने का था। वो हर एक कोविड पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, फेटअप पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर इन्होंने किया, कश्मीर, फिर जो वो जो कंटेनर पे सब चढ़ गए,
कह रहे हैं लिबरल और इस्लाम खतरे में है। तो इनका वन पॉइंट एजेंडा है। और अभी भी मैं मेंटेन करता हूँ कि जब आपके मुल्क के अंदर क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ जाएं, वो बजाय मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने ज़ात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं बजाय दुश्मनों के। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम गवर्नेंस के इश्यूज़ की तरफ आ जाएं, आप इस पूरे 15-20 दिन से मसलसल उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो दोबारा एक टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूं कि उस्मान बुज़दार को ऑपोजिशन को उनको एक वीक टारगेट समझते हैं और वो उनको वीक टारगेट बन के बार बार जो है उन पे हमला करते हैं। लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के अंदर, आपकी अपनी जो पार्टी, वो महसूस करते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं, अपनी गुडविल स्पेंड करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि उस्मान बुज़दार एक इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर है? देखिए मोहित, उस्मान बुज़दार की सिर्फ एक वीकनेस है जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है और उनके मुखालिफ को मज़ा, उनको उनके लिए आसान होता है उनको टारगेट बनाना। वो मीडिया सेवी नहीं है। जो वो मीडिया पे आके अपनी सफाई नहीं पेश कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते अपने आप को। वो शहबाज शरीफ की तरह अरबों रुपया अपनी पब्लिसिटी पर नहीं खर्च करते। वो इश्तिहारात दे के पॉजिटिव अपने ऊपर मजबूर नहीं लिखवाते। वो इतना सा काम करके इतने बड़े पब्लिसिटी नहीं लेते। वो उनको एक्चुअली हैंडीकैप है। और वो कोई भी, जब शुरू में कोई आता है, कोई भी, मुझे याद है जब नवाज़ शरीफ आया था तो नवाज़ शरीफ जब चीफ मिनिस्टर बना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था जब तक एक जगह लफाफा ना चलाओ। ये लफाफा जर्नलिज्म शुरू उसने की थी। हमें तो याद है, हमारे सामने सब कुछ हुआ है। तो वो एक उनका हैंडीकैप है, उनके लिए टारगेट बन जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अंदर भी थोड़े से लोग हैं जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो भी अंडरमाइन करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, तो एक टारगेट बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, एक ब्रेक लेनी दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ। बात हो रही है पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को कंटिन्यू। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आप क्या चीज़ स्किल देख रहे हैं उस्मान बुज़दार में जो बाकी सबको नज़र नहीं आ रही? मैं नंबर वन चीज़ ये जानता हूँ कि उस्मान बुज़दार करप्ट नहीं है। ठीक, एक बड़ी मुश्किल पंजाब की हुकूमत वो जो कर रहा है वो बड़ी मुश्किल हुकूमत है, क्योंकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज हो चुकी है। कैसे पोलिटिसाइज हुई है? 35 साल से एक ही पार्टी वहाँ गवर्न कर रही है। हम जब केपी के अंदर जब हमने पुलिस रिफॉर्म्स की तो पहला 1.5-2 साल हमारे लोगों से आया कि जनाब ANP के काम करते हैं नीचे थाने में, हमारे काम नहीं करते। हमें ये बड़ी क्रिटिसिज्म आई। वो सिर्फ 5 साल पावर में रहे थे, ये 30 साल पावर में हैं। इन्होंने तो थानेदार भी होता था तो वो हमजा शरीफ अपना चुन के थानेदार रखवाते थे। इन्होंने वो जो सारा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इनके अपने ख़ास लोग बैठे हुए थे। सो हम तो पहली दफ़ा आए थे। तो उनके लिए पहले तो एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर सही कॉम्बिनेशन ढूंढना, अपनी टीम बनना, एक पोलिटिसाइज, एक जिधर ब्यूरोक्रेसी और पुलिस पोलिटिसाइज थी उसके अंदर एक बड़ा मुश्किल काम था। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट, फिर वो एक हमारी एक उसके अंदर कई ऐसे लोग आए जो कि पीटीआई के नहीं थे, यानी बाहर से आए। सो उसके लिए बड़े चैलेंजेस थे। मैं जानता हूँ ठीक, अगर मेरे में एबिलिटी ना होती प्रेशर लेने की, जिस तरह मैंने कोविड की बात की, जिस तरह मुझे इन्होंने, कितना लोगों ने कहा, आपको याद है कि जी तालिबान खान, ये जी कोई मैं जब कहता था कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, 10 साल मैंने गालियां खाई लोगों से। मैंने आज तक अपना व्यू चेंज नहीं किया और अल्लाह हक है, आज वो सामने है। मुझे पता था कि इसके ऊपर क्या प्रेशर है, लोगों को तो नहीं पता था। नहीं, वो तो आपका पॉइंट। तो इसलिए मैं एंड में क्या चाहता हूँ उस्मान बुज़दार से, मैं एंड में पंजाब की पुलिस से क्या चाहता हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी से क्या चाहता हूँ, उस्मान बुज़दार से मैं ये चाहता हूँ कि जो हम जो प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हैं आवाम के लिए, लोगों को उठाने के लिए, निचले तबके को उठाने के लिए, निचले इलाकों को। डीजी खान, मुझे बड़ा पैसा खर्च कर दिया डीजी खान जी, ये भी है कंप्लेन की डीजी खान पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो डीजी खान पंजाब का सबसे गरीब इलाका है, सारे सोशल इंडिकेटर्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट में वो सबसे पीछे रह गया है। तो मेरी तो पॉलिसी है, हम बलूचिस्तान में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको पता है। अच्छा, लेकिन इस पे मैं पहले क्लियर, हमारी गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान में सबसे, फाटा के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? वो पीछे रह गए हैं। वो जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो अवाम पीछे, हमारी वो प्रायोरिटी है। उस्मान बुज़दार से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब उसका दौर ख़त्म हो तो पंजाब में गुर्बत कम हो जाएगी,
ये मैं चाहता। अच्छा, अब जो आपकी अपनी पार्टी की क्रिटिसिज्म वो है, ये है कि उस्मान बुज़दार को कोई सीरियसली करप्ट नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो अपनी टीम को इंस्पायर नहीं करते, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और उसके अलावा उनकी ब्यूरोक्रेसी अनसेटल्ड है। फॉर हमने कुछ फिगर निकाले हैं कि छठा आपका आईजीपी आ गया पंजाब में, पांचवा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम इस वक्त बैठा हुआ है, चौथा चीफ सेक्रेटरी है, और आप सेक्रेटरीज अगर हर डिपार्टमेंट में देखें, हायर एजुकेशन में 8 या 10 दफ़ा, प्राइमरी एजुकेशन में 5 दफ़ा, इंडस्ट्रीज़ में 5 दफ़ा, इरिगेशन में 5 दफ़ा, पाँचवा सेक्रेटरी बैठा है, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, लोकल गवर्नमेंट, सभी डिपार्टमेंट में चौथा पाँचवा कह रहे हैं कि एवरेज है 5वां प्रोविंशियल सेक्रेटरी आ गया है 2 साल में। तो अनसेटल्ड गवर्नेंस। मैं आपको बताता हूँ, शौकत खानम जब बना, हमने क्योंकि यहाँ किसी के पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो हम जो चीफ एग्जीक्यूटिव एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल का था, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, हमने इंटरनेशनली एडवर्टाइज़ किया। तो इंटरनेशनली हमने चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ का, और पहले 4 एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव जो थे वो इंटरनेशनली हमने एडवर्टाइज़ करके लिए। 4 सालों में 4 चीफ एग्जीक्यूटिव आए और गए, हमने निकाल दी। 5वां आया और वो उसके बाद रह गया। पॉइंट मेरा ये है कि हमारा एंड में उस्मान बुज़दार से ये नहीं लोग पूछेंगे कितनी तब्दीलियाँ हुई, क्या जी पंजाब की आपने गवर्नेंस पहले से बेहतर की, क्या आपने अपने लोगों को, जो हमारा स्टेटेड है, मैं गरीब लोगों को ऊपर उठाया, ये पूछेंगे। देखें, ये कहना कि जनाब वहाँ लोग चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन जब तक हमारा तो मकसद ये है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहुँचें, वो यह है कि वहाँ सिस्टम लोगों को बेहतर दे। पंजाब के अंदर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर की हैं, मैं अब आपको जी बड़ा शोर मच गया CCPO पे लाहौर में। पहले ये पूछें कि लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। कई जगह निचले तबके पे पुलिस कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिली हुई है, वहाँ कब्ज़ा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं, और हम क्यों चाह रहे हैं चेंज करें। चेंज इसलिए करें कि लोग बेचारे कब्ज़ा ग्रुपों के हाथों में फंसे हुए हैं। एक आदमी को कत्ल कर दिया उन्होंने, एक आदमी को अभी कोई 3 हफ्ते पहले उसको कत्ल कर दिया, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ था। जब कत्ल किया, पता चला कि हमारा नीचे से पुलिस को सब कुछ पता था, कब्ज़ा ग्रुप लोगों के साथ मिले हुए थे। तो पॉइंट मेरा ये है कि पंजाब के लोगों ने एंड में ये पूछना है कि क्या पुलिस ने हमारी जान और माल की हिफाजत की या नहीं की। उन्होंने ये नहीं पूछना कितने लोग आपने चेंज किए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 3 हफ्ते पहले आपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि शोएब दस्तगीर जब IGP थे, तो आपने कहा कि अब ये कॉम्बिनेशन चीफ सेक्रेटरी और IGP का चलेगा, वो भी नहीं चल सका। अब आप एक नया IGP लेके आए हैं, अब इसकी क्या उम्मीद है कि ये IGP भी चल पाएगा? कोई गारंटी नहीं है इसका। तो सक्सेस ये कि क्या वो परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक। यानी ये तो कोई नहीं हुआ कि वो कितनी देर, और जो वो थे शोएब दस्तगीर, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन एंड में प्रेरोगेटिव चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। किसी ने एंड में नहीं कहना, अगर पंजाब में लोगों की जान और माल की हिफाजत ना हुई, किसी ने शोएब दस्तगीर को नहीं पकड़ना, उन्होंने उस्मान बुज़दार और इमरान खान को पकड़ना है। लेकिन कंप्लेन ये भी है कि अगर पटवारी की पहले जो फ़र्द होती थी वो अगर 5,000 की बनती थी, तो अब पता नहीं 40,000 रुपये देने पड़ रहे हैं फ़र्द के। करप्शन में ग्राउंड लेवल पे कमी नहीं हुई। ठीक है, आपका कोई कैबिनेट मेंबर पे करप्शन चार्जेस नहीं है, आपके किसी मिनिस्टर पे कैबिनेट करप्शन चार्जेस नहीं है, टॉप पे कोई करप्शन चार्जेस नहीं, लेकिन नीचे को फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए मोहित, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जब सारी कैंपेनिंग की तो मैंने कहा कि ऊपर की करप्शन 90 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मेरी कैबिनेट में कोई कहे कि किसने कोई पैसा बनाया। एग्रीड। जो भी मेरे वजीरों के ऊपर, उस्मान बुज़दार के ऊपर इन्होंने बड़ी बड़ी लेवल की एलिगेशंस, सारी चीज़ों मैंने IB और मैं ISI को भी कहता हूं कि मुझे रिपोर्ट दें, उनको सबको मैं चेक करवाता हूं। देखिए, जो निचले लेवल की करप्शन है ना, वो एंडेमिक हो चुकी है, यानी वो जड़ें पकड़ चुकी है। वो हो क्या गया है, आपको मैं क्या बताऊं। जो चीज़ें हमें पता चली हैं कि कस्टम्स के अंदर कई जगह पे उन्होंने पूल किया होता है कि सारे मिल के ना जो पैसा आता है वो पूल में आता है, फिर सबको पैसे मिल जाते हैं। ये अब से नहीं, ये 30-40 साल से चल रहा है। वो उसको करप्ट कहते हैं जो उस पूल के ऊपर पैसा बनाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर कई चीज़ें, यानी अब यूटिलिटी स्टोर्स, अब वहाँ यूटिलिटी स्टोर्स एक गरीब लोगों के लिए सस्ता खाना देने के लिए बड़ा अच्छा है, एक अच्छी मैकेनिज़्म है। हमने रियलाइज़ किया कि बेस्ट तरीका करप्शन ख़त्म करने का ये है कि सारा उसको ऑटोमेट कर दो, उसको सारा कंप्यूटराइज कर दो।
ई गवर्नेंस कर दो। हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी को, पिछले बिडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई जीता, उसने शुरू किया, वो ही वहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ ने एक फेक कंपनी से सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देके स्टे ऑर्डर ले लिया। चाहते ही नहीं है वो, यानी उन्होंने खुद ही सैबोटाज कर दिया। देखें नीचे एक पूरा सिस्टम बने हुए हैं। ये कैसे दूर होंगे? ये होंगे जब आप ऑटोमेट करेंगे, ई गवर्नेंस लेके आएंगे। शौकत खानम में कोई बता दे कोई करप्शन है, क्यों? क्योंकि 20 साल पहले ई गवर्नेंस आ गई, सब कुछ कंप्यूटराइज है, पेपर चलता ही नहीं है, 2 मिनट में चीज़ें पकड़ी जाती हैं। ये एक कई जगह के ऊपर की असल में मुल्क को डिस्ट्रॉय करती है ऊपर की करप्शन। महातिर मोहम्मद, उन्होंने मुझे 20 साल पहले ये कहा था कि नीचे करप्शन लोगों को तंग करती है, प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। महातिर गए, वो तो मैं, वो नजीब आया उनका, उसे वही नहीं एक मिनट मैं जरा, महातिर मोहम्मद जब वो छोड़ के गए मलेशिया, एक प्रॉस्परस, एक आगे बढ़ने वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वाला बनने जा रहा था मुल्क, जैसे ही वो गए, वो दूसरा है नजीब जो आज जेल में है, 10 सालों में वो मकरूज करके चला गया मलेशिया को। सो पॉइंट ये है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर करप्शन करते हैं, वो इदारे तबाह कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा के केस में जस्टिस खोसा ने कहा कि सारे गवर्नमेंट के इदारे मफलूज हो चुके हैं। वो किए गए थे जो इन्होंने नैब को जब आपस में मिल के इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना चेयरमैन बनाया था, करप्शन तो तब खुले हम। मैं मेगा करप्शन पे आता हूँ। एक सिर्फ पॉलिटिकल इशू है कि आगे पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने हैं, अभी तक नया एक्ट वहाँ का नहीं आया है। आपकी पार्टी के लोग महसूस करते हैं कि आपके सीएम जो हैं पंजाब के, उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप को कोई एक्सेस नहीं है। लाहौर में अगर 30 सीटें थी एमपीएस की, 22 आपने नहीं जीती, 8 आपने जीती। जो 22 नहीं जीती, जो हारे हुए पीटीआई की लीडरशिप है, सेकेंड लीडरशिप है, उनको अब कोई जानता नहीं है, उनकी सीएम तक कोई एक्सेस नहीं है। पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीटीआई की हारी हुई लीडरशिप है, उसको भी सीएम तक कोई उनको मीटिंग और एक्सेस नहीं है। तो फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ज़ाहिर है आपको जीतने, और आप बिलीव करते हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो अगर पॉलिटिकली डिसफंक्शनल हो जाएंगे आप पंजाब में, तो कैसे जीतेंगे? पहली चीज़ तो ये एक्यूरेट नहीं है स्टेटमेंट। होता क्या है, मैं जी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर को नहीं मिला, प्राइम मिनिस्टर को, लो जी तबाह हो गया मुल्क, ये हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल लोगों की ये सही होती है। इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखें, अगर सही गवर्नेंस, एक तो जिस तरह मैंने कहा ई गवर्नेंस, जितनी हम अपने मुल्क के अंदर आईटी ले आएंगे, ये सारी पेपर इकॉनमी ख़त्म करेंगे। एफबीआर के अंदर अभी तक ऑटोमेशन नहीं आई। कब से वो कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर लोग बैठे हुए जो नहीं आने देते। अब हम जोर लगा रहे हैं कि इसको पूरा ऑटोमेट करो, ताकि जो टैक्स वाला है और जो जिसे टैक्स लेना, उसके बीच में मशीन हो, कनेक्शन हो, जो दुनिया में है। देखें, लोकल गवर्नमेंट ये दूसरी चीज़ है। अगर गवर्नेंस सिस्टम सही ठीक करना है, वो है ही एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और जो हम लेके आए हैं, सारी पाकिस्तान की हमने पिछले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्टडी किए हैं, सब स्टडी करके क्या उनमें खामियां थी। ये जो इंशाल्लाह जो पंजाब में और सिंध में, पंजाब में और जो केपी में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक पहली दफ़ा एक एम्पावर्ड सिस्टम आ रहा है। अभी आया नहीं है। नहीं, हमने तो बना दिया है, उसका तो एक्ट पास हो गया, सिर्फ डेट्स अनाउंस होनी है। जहाँ पहले विलेज काउंसिल्स, पहली दफ़ा पंजाब में विलेज काउंसिल्स के इलेक्शन होंगे और डायरेक्ट पैसा गाँव पे जाएगा, जो कभी पहले नहीं पंजाब में गया, केपी में गया था। और उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तहसील नाज़म के, डायरेक्ट इलेक्शन। और फिर लाहौर का जो मेयर होगा, जिस तरह लंदन का मेयर है, न्यूयॉर्क, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये असल आप कहते हैं ना जी किधर है नया पाकिस्तान, ये बनेगा नया पाकिस्तान। ये जो बिल्कुल एक मुल्क बदल जाएगा, इसका गवर्नेंस सिस्टम बदल जाएगा। इससे होगा क्या कि सारी जो आपके जो शहर हैं वो बच जाएंगे। जो हमारे शहर हैं ना, वो तबाह हो रहे हैं सारे। आपको पता है ना मोहित, हमारे शहर फैलते जा रहे हैं। जी, उनके अंदर अम्यूनिटीज़ की कोई नहीं, ना पता चलता है बिजली, गंद किधर है, सीवरेज सिस्टम है। और हमारी जो आगे फूड सिक्योरिटी वो इंडेंजर होती जा रही है, क्योंकि शहर कोई अनप्लान्ड ग्रोथ होती जा रही है। तो जब ये सब कुछ तभी कंट्रोल होगा, शहर ठीक होंगे। कराची का जो सारा मसला है वो तब हल होगा जब जिस तरह लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, इनके जब एक इलेक्टेड मेयर एक अपनी कैबिनेट से बाकायदा एक शहर को
एक मुल्क की तरह चलाएगा, तब ये बचेंगे शहर, अपने पैसे इकट्ठे करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, ये आपने बारहा कहा और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन कल मुस्तफ़ा कमाल जो पाक सरजमीन के लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है। उसमें कहा कि अगर वज़ीर आज़म सीरियस हैं कराची के हवाले से, तो सबसे पहले कराची का जो डिफेक्टिव सेंसस है उसको कराने की ज़रूरत है, जहाँ कराची की आबादी 14 मिलियन या 15 मिलियन दी गई है, जबकि सभी मानते हैं कि कराची शायद 25-27 मिलियन का शहर। ये ठीक कहते हैं कि लोगों को डाउट्स हो सकती हैं सेंसस के ऊपर, और कराची के लोगों को है बड़ा शक। होना चाहिए, लेकिन क्या इस वक्त होना चाहिए? यानी ये इसका टाइमिंग देख लें कि कब सेंसस करना है, ताकि इलेक्शन से पहले हो, ताकि इलेक्शन में फिर आप उस सेंसस के मुताबिक इलेक्शन करवा सकें। लेकिन इस वक्त तो कुछ और ज़रूरत है मुल्क की। और कराची की अगर आप देखना चाहें तो कराची की और जैसे लाहौर की, इनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। इनको हमने कैसे अब चलाना है एज वो शहर जो कि अपने पैसे इकट्ठे करें, अपना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करें, वो एक चेन ऑफ कमांड हो। इस वक्त कराची में क्या हो रहा है? कराची क्यों नहीं चल सकता? क्यों कराची हमारे देखते देखते खंडर बनता गया? क्योंकि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो आती है रूरल सिंध से, और पैसे होते हैं उनके हाथ में। कराची का कोई अपना सिस्टम एम्पावर्ड है ही नहीं। वो कराची अपने पैसे भी नहीं इकट्ठे करता, उसका पानी का भी सप्लाई सिंध से होता है, वेस्ट डिस्पोजल भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, कराची के पास तो है ही नहीं। ये कभी सिस्टम चल ही नहीं सकता। नहीं तो फिर आपका सोल्यूशन क्या है? अभी आपने 1100 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, जो बहुत बड़ा पैकेज है। अनाउंस करते ही सिंध हुकूमत ने खप डाल दिया आपके साथ, तो अभी फिर कैसे इसको लेकर चलेंगे आप? देखिए, मैं नहीं जानता कि सिंध गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो इस वक्त तबाही मची कराची के अंदर, ये तबाही के बाद सारे हम स्टेक होल्डर्स बैठे। स्टेक होल्डर्स का मतलब, क्योंकि वहाँ कैंटोनमेंट्स भी हैं, तो आर्मी भी बीच में, और जो नाले हैं वो हमारे पास है ही नहीं, सिवाय फ़ौज के वो साफ़ ही नहीं कोई कर सकता। और ये जो और इंक्रोचमेंट सिंध गवर्नमेंट की है, तो वो, और फिर कई जगह पे वहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है, कई प्रोविंशियल। सो हम सब एक ही टेबल पे बैठे और फैसला किया कि अब कराची का जो मेन मसला है वाटर सप्लाई, वो कैसे करना, वो हम फेडरल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है K4 की। फिर उनकी वेस्ट डिस्पोजल है, उनका सीवरेज सिस्टम है, उनकी ट्रांसपोर्ट है। ये मेन प्रॉब्लम्स है कराची के। नाले हैं, इनको सफाई कैसे कर। तो इस सब के लिए जो जितने स्टेक होल्डर सब बैठे, ये हमारा वही मॉडल है जो NCC हमारा था, कोविड के ऊपर हमने किया। अब यही हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर वही मॉडल इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन को बूस्ट देने के लिए। वही मॉडल है कि कराची की रिजुवेनेशन बचाने के लिए। देखें, कराची सिर्फ सिंध का नहीं है, कराची है पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ। कराची को अगर ज़ुकाम होता है ना तो पाकिस्तान बीमार हो जाता है। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची का ऊपर आना, उसका ठीक फंक्शन करना, ये सारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो फैसला किया गया, हुआ तो हादसा बहुत बड़ा बारिश की वजह से, लेकिन इसकी वजह से ये वो कहते हैं ना, क्राइसिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी मिल गई अब कराची को ठीक करने की। आपने बारहा जिक्र किया कराची को कि कराची के पास लंदन की तरह, सिडनी की तरह, दिल्ली की तरह, मुंबई की तरह, तेहरान की तरह आपने एग्जांपल्स दी, लेकिन जो कुछ आप इस वक्त कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जा नहीं रहा। यानी लोग भी यही कह रहे हैं कराची के बिजनेस के, कराची का अपना इंडिपेंडेंट मेयर हो, सारी 17 जो वहाँ पे सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके मातहत हों। लेकिन आप पैसे देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ढांचा तो कहीं बनता नज़र नहीं आ रहा जिसमें कराची अपने आप को सस्टेन, वो कैसे होगा? नहीं मोहित, वो ढांचा तो बन गया है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गया, उसकी जो काउंसिल है वो एक ओवरसी मॉनिटरिंग कमेटी बन गई जिसमें सब स्टेक होल्डर्स हैं। एक नीचे एग्जेक्टिव आ गया, और वो जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसके अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव सारे स्टेक होल्डर्स की है। तो अब पूरा मॉनिटर होगा टाइम फ्रेम के साथ, 1 साल में क्या करना है, 2 सालों में क्या करना है। आउटसाइड जो सारों को हमने 3 साल दिए हैं, 3 साल में हम सब कुछ मुकम्मल करना है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब पुलिसिंग पे आ जाए। अब वैसे तो रेप और मर्डर बदकिस्मती से दुनिया के बेहतरीन पुलिस माशरों में भी ये जुराइम होते हैं और ये बदनसीबी की बात है, लेकिन मोटरवे रेप इंसिडेंट जो है उसने पूरी कौम की जो एक इमोशंस जो है उसको मुतासर किया, नज़रें उस पर जमी। उस पर आपकी क्या फीलिंग है कि पंजाब में आपने बेहतर पुलिसिंग की बात की, रिफॉर्म की बात की, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, मोटरवे तो कम से कम एक सिक्योर एरिया होना चाहिए था। मोटरवे में अगर टोल भी लिया जा रहा है वहाँ मोटरवे पुलिस ही नहीं थी। इन सब चीज़ों पर आपकी क्या रिफ्लेक्शन है? आप कल लाहौर जा भी रहे हैं। देखिए,
मोहित, एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया, क्योंकि सारे आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि हमारी बहन हो सकती थी, हमारी बेटी हो सकती थी, और बच्चों के सामने जो हुआ है तो ये इसने एक उस तरह का सदमा पहुंचा है जो जब कोई बच्ची का रेप हो, छोटी बच्चियों का ज़ैनब केस हुआ, फिर यानी इसने ये एक ऑलमोस्ट एक ऐसा हुआ इंसिडेंट जिसकी इतनी लोगों को तकलीफ़ हुई है कि सब ने कहा कि हमें अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बताऊं कि जब मैं इस इक़्तिदार में आया 2 साल पहले, तो मैं क्राइम चार्ट आईजी पुलिस को, मैंने बाकी भी आईजीज़ को बनाया, और यहाँ इस्लामाबाद के आईजी, मैंने पूछा मुझे बताओ क्राइम किस चीज़ की है। मुझे इतना शौक हुआ, पता चला कि सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है, उसके अंदर इंक्रीज है। और इस क्राइम अगेंस्ट द वुमन, सिर्फ वुमेन नहीं, अच्छा, बच्चों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कसूर का केस, आपको पता है कसूर का जब केस हुआ, जब मैंने फिर एक बड़े अच्छे एक डीआईजी को मैंने बुलाया पंजाब से, उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मुझे बताओ ये कसूर में क्या हुआ है। ये तो शुरू में कसूर के अंदर वाक़या, आपको पता है बच्चों से बड़े वाक़या थे, और उनकी फिल्में बनाई जा रही थी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। तो मैंने फिर उसको कहा कि मुझे चेक करो कि कसूर में क्या हो रहा है। आपको पता है जब उसने मुझे वापस आके रिपोर्ट दी, यानी मैं शॉक में चला गया। उसने कहा जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा ये इशू बन चुका है, ये फैल गया सोसाइटी में। उसके बाद हमने बैठ के प्लानिंग की, उलमा से कहा कि बात करो उनसे, टीचर से बात करो, वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन से बात करो। पुलिस, सिर्फ पुलिसिंग का ये इशू नहीं है, वो फैल गया है इस वक्त, और ये और भी फैसलाबाद में भी, यानी शर्मनाक। लेकिन कोई सोल्यूशन तो आपकी गवर्नमेंट को इसका निकालना है ना। मैं ये ना मोहित आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमने बैठे, मैंने, क्योंकि अब जो पुलिसिंग है ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, मैंने फिर सारों को बुलाया, एक मीटिंग भी की, बताया कि चाइल्ड अब्यूज़ ये हमारे, ये जिस तरह पाकिस्तान में है, इसके ऊपर फिर हमने पूरी टाइम भी स्पेंड किया, क्या वजूहात है। देखिए इसके 3 हल हैं। एक है पुलिसिंग। पुलिसिंग का मतलब कि एक अभी तक यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है सेक्स ऑफेंडर्स की। एक पीडोफाइल जो कि बाहर कोई यूरोप में कोई जेल में रह के आया था, वो पाकिस्तान आया, किसी ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया कि वो जेल से निकला हुआ है। पीडोफाइल जो बच्चों से ज़्यादती करते हैं, इनकी हिस्ट्री ये है कि जब ये जेल से निकलते हैं ये फिर वही काम करते हैं, इसलिए बाहर इनके ऊपर पूरे इनके रजिस्टर होती है, इनका पूरा इनको मॉनिटर किया जाता है, ट्रैक और ट्रेस करते हैं इनको। वो आया, उसने यहाँ फिर पता नहीं कितने बच्चों से वो ज्यादती की पकड़। तो फिर नंबर 1 पुलिसिंग के इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए सबकी। नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें रेप की, और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज़ आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी, लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती हैं, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सकें। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखें ना, जिस तरह मर्डर होता है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो 1st डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे जब तक इबरतनाक नहीं होगा ना, अभी तक। अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है, ये गैंग रेप में मुलव्वस था 2013 में। तो जब गैंग रेप कर चुका था
तो हमारे मुल्क में क्या इसका रजिस्टर नहीं था, इसके ऊपर कोई पनिश, जो गैंग रेप भी करता है। नहीं, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि गैंग रेप किया, डेकोइटी की, माँ और बेटी को रेप किया, घर में घुस गया, उसके बाद बेल हो गई, मामला ख़त्म हो गया। तो आपका जो सिस्टम है पूरा जो, मैं ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन जो है इसके लिए फ्रेश कानून चाहिए। इस तरह के लोगों को इनको ऑपरेशन करना चाहिए, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि देखें, माशरा फाइट करता है कई चीज़ों को, सिर्फ पुलिस नहीं फाइट कर सकती। दुनिया की तारीख में आप एक चीज़ देख लें कि जब आप एक माशरे में फांसी बढ़ाते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक सेक्स क्राइम बढ़ जाती है, दूसरी आपका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है, फैमिली सिस्टम ब्रेक डाउन करता है। मैं जब इंग्लैंड में गया 50 साल पहले, तो हर 14 में एक तलाक होती थी, और वही टाइम था उनका सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल की, उनकी ये सारी चेंज आता रहा। जैसे जैसे उनके माशरे में फांसी बढ़ती रही, एक्सेप्टेबल होती रही, आज तकरीबन 70% डिवोर्स केसेस हैं। इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट है माशरे पे जब आपकी फैमिली टूटती है। हमारे मुल्क की जो एडवांटेज है दुनिया से, हमारे मुल्क की ये एडवांटेज है कि हमारे पास फैमिली सिस्टम है। मगरब हर तरह हमारे से आगे, तालीम में आगे, इदारे उनके बेहतर हैं, रिसर्च में वो आगे हैं, इंसाफ का निज़ाम बेहतर है, लेकिन उनका फैमिली सिस्टम टूटता जा रहा है। हमारा फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, हम अपने इंसाफ का निज़ाम भी ठीक कर सकते हैं, इदारे भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फैमिली सिस्टम टूट गया, उसको इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए ये माशरे को, ये जो हम फांसी को, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड से, अब हमने हिंदुस्तान में तबाही देखी, हिंदुस्तान की 40 साल पहले की फिल्में देखें, आज उनकी फिल्में देखें, उसका इम्पैक्ट देखें। दिल्ली के अंदर जो रेप है वो दुनिया में रेप का कैपिटल बन चुका है। सो मेरी कंक्लूजन ये है कि माशरे के अंदर हमें, मैंने जो प्रेसिडेंट अर्दोगान से ये जो तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल, ये जो मैं लेके आया, उससे क्या के क्यों मैं लेके आया था, मैंने शुरू में लोगों से बातें की, उन्होंने कहा जी अगर हम बॉलीवुड को कॉपी नहीं, लोग ही नहीं देखते, हमारे ड्रामे नहीं देखते। ये मैंने साबित करना था कि एक सारे इस्लामी वैल्यूज़ भी हो, तारीख़ भी हो, फैमिली इकट्ठे बैठ के दे सकती है ड्रामा, और पॉपुलर भी है, बहुत है। मैं बेसिकली अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे में बड़ा टैलेंट है। हम अपने कल्चर की अपनी याद रखें कि जब आप ये फांसी लेके आते हैं माशरे में, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेक्स क्राइम पे पड़ता है और आपका फैमिली सिस्टम पे पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा प्राइम मिनिस्टर, मॉरल जो क्राइम है, जो मॉरल डिक्लाइन है, उससे अगर हम फाइनेंशियल साइड पे आ जाएं, आज ही के दिन में नेशनल असेंबली में हुकूमत ने फैटफ लेजिस्लेशन पे दोबारा से बिल टेबल कर रहे हैं। आपने जॉइंट सेशन की भी बात की है, आपने ये भी कहा है इससे पहले टेलीविजन इंटरव्यूज़ में, ब्रीफिंग्स में आपने कहा है कि ऑपोजिशन आपको फैटफ लेजिस्लेशन पे नैब के हवाले से ब्लैकमेल कर रही है। ऑपोजिशन क्या चाहती? ऑपोजिशन तो पहले दिन से एक ही चीज़ चाहती है कि किसी ना किसी तरह हम प्रेशर में आके इनके करप्शन केसेस से इनको निकाल दें, बस ये चाहती है। जब उन्होंने सेनेट में आपका बिल पास नहीं होने दिया, अब आपको कैसे उम्मीद है कि आप पास करवा लेंगे? देखें, पहले तो ये वाज़े फिर से हो जाए ना कि इन्होंने हर वक्त, इन्होंने बजाय कौम का सोचने के लिए, इन्होंने हर जगह ब्लैकमेल किया है। और इन्होंने जब मौलाना फजल रहमान ये अपना कंटेनर ले आए थे, ये सब उसके ऊपर सवार हो गए थे। किसी को ये नहीं पता था कि इस्लाम बचा रहे हैं या महंगाई है या जो भी है, सब एक ही पॉइंट था कि किस तरह की या गवर्नमेंट चली जाए या इमरान खान चला जाए। उनका मकसद ये है कि इतना प्रेशर डालो गवर्नमेंट पे, जिस तरह मुशर्रफ पर डाला था, जिस तरह उसने 2 NRO दिए थे जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की है, उन 2 NRO से 4 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ा है। और जो मुल्क के ऊपर जो जिस तरह लूट मार हुई है उन 10 सालों में, वो इसलिए हुई कि जब एहतसाब आप ख़त्म कर देते हैं तो मुल्क तो गया। इसलिए मैंने तो किसी सूरत इस पर एग्री नहीं करना, ना मैंने कभी मानना है ये NRO के ऊपर। अब ये इन्होंने पहले कोविड के ऊपर भी इन्होंने पूरी कोशिश की, वो शहबाज शरीफ भागा आया, वो मुंह पे लगा के कंप्यूटर सामने, नहीं तो उसके ऊपर जो केसेस हैं वो तो बच ही नहीं ना सकता, बाकी तो शायद निकल जाए। उसका तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि किस तरह इसने पैसा चोरी किया। तो वो भागा आया, उसने नहीं आना था वापस, क्योंकि जिस तरह नवाज शरीफ ने नहीं आना वापस और कोशिश करेगा ना आने की। तो जब हम वहाँ से, नहीं, आपको उम्मीद है कि वापस नहीं आएंगे वो, तो फिर आपकी हुकूमत इतनी कोशिश भी कर रही है उनको लाने के लिए? हम कोशिश तो पूरी करेंगे, हम तो हर उसके ऊपर जाएंगे, लेकिन हमारे तो हाथ बंधे हुए थे। जब हमें वो गए हैं यहाँ से, आपको पता है क्या सिचुएशन बन गया कि जी वो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी अगर उससे कुछ हो गया, और फिर वो सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं जी कि वो पता नहीं आज बचता है कल जाता है, यानी तो खैर वो हो गया। तो बेसिकली कोविड के ऊपर उन्होंने सोचा कि विन विन था ना,
अगर लॉकडाउन करते हैं तो इकॉनमी बैठ जाती है, तब इमरान खान जिम्मेदार है। अगर लॉकडाउन नहीं करते, कोरोना से मरने शुरू हो जाते, फिर मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये तो सारे बड़े 2 महीने तो उन्होंने बड़ी खुशियाँ बनाई। जब इनको मुसीबत पड़ गई, अब दुनिया कह रही है कि सबसे बेहतर पाकिस्तान ने खेला है, अब इनको ये मिल गया फैटफ का। ठीक, फैटफ में इनको सारे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अगर हम फैटफ में ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो वही पाकिस्तान का हाल होगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, हमारे पर सैंक्शंस लग जाएंगी, हमारा सारा प्रेशर पड़ेगा रुपए के ऊपर, और रुपया जब गिरेगा तो इकॉनमी बैठ जाएगी, और इकॉनमी बड़े गरीब। तो इन्होंने ये सोचा हुआ है कि इसका ब्लैकमेल करें, क्योंकि ये फैटफ के ऊपर तो ये मान ही जाएगा। किसी सूरत में नहीं मानने लगा, हमें ये जो मर्जी कर लें। जिस दिन हमने इनको मान गए, जिन्होंने, और क्या कहते जी हम एनआरओ नहीं मांग रहे। आप वो जो इनका डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं वो अगर पढ़ लें, 38 जो नैब की शिकियाँ, उसमें से 34 कहते हैं उनको चेंज कर दो। इनके 10 साल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनको, क्योंकि उन्होंने अपना नैब का हेड रख के वो इनकी केसेस बंद कर रहा था। अब इनको मुश्किल पड़ गई है कि इनके जो केसेस हैं वो हम तो नहीं बंद करने लगे, इसलिए ये ब्लैकमेल की टैक्टिक्स हैं। मैं ये देखूंगा, देखें कौम के सामने होगा कि क्या ये कौम के साथ खड़े होते हैं या अपने लीडर्स की चोरी बचाने के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ और डिस्कशन को इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं। यह एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कैच सिचुएशन है कि आप बारहा ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मेरी हुकूमत चली जाए, मैं एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और करप्शन पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। दूसरी तरफ ये है कि आप ये भी कहते हैं, आप कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन आप और आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, नैब की टीम को, चेयरमैन नैब को हमने नहीं लगाया, ये केसेस पुराने हैं। तीसरी चीज़ है कि आप दें एनआरओ या ना दें, ये छोटी छोटी रोज़ ही इनको एनआरओज़ मिल रही हैं, कहीं बेल हो रही है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं, नैब अरेस्ट कर लेता है। नैब को मुझे बड़े सीनियर सिविल सर्वेंट ने कहा कि नैब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ड्री है, लॉन्ड्रोमैट है। वहाँ कुछ हफ्ते महीने लोग बंद रहते हैं, रेफरेंसेस फाइल नहीं होते या कमज़ोर रहते हैं, लोग वहाँ से निकल आते हैं, फिर वो टीवी पे आके कहते हैं कि धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। तो आप तो कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ, एहतसाब नहीं पीछे, और वो सब सुरखरू होके साफ होके बाहर आ रहे हैं। ये सिचुएशन पे आपका क्या कमेंट? देखिए मोहित, ऐसा है कि सारे इनके केसेस पुराने हैं, और ये केसेस इन्हीं के दौर के बने हुए थे। इन दोनों के आपस में इन्होंने इनके दौर में केसेस बनाए हुए थे। वो आगे नहीं बढ़ने देते थे क्योंकि नैब इनके कंट्रोल में थी। वो बैलेंस ऑफ टेरर था ना। तुमने हमारे केस, क्योंकि इन्होंने पहले जो 9 साल इनकी जो थी ना गवर्नमेंट्स, जो 99 तक 89 से वो जो 11 साल थी, उस टाइम पे इन्होंने, वो कहते थे तुम करप्ट हो, वो कहते थे तुम करप्ट हो। जरदारी को तो नवाज शरीफ ने जेल में डाला था। हुदैबा पेपर मिल का केस तो ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था इनके अगेंस्ट, केसेस तो इन्होंने बनाए हुए थे। इन्होंने जब दूसरी बारी बाहर रह के आए तो इन्होंने आपस में इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा कि देखो, क्यों हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, पैसे तो हम दोनों ने बनाने हैं, अपना नैब का हेड सेलेक्ट कर लो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वो कर दो। और इन्होंने जिस तरह दोनों हाथों से 10 साल में पाकिस्तान को लूटा है, यानी आज अगर हम जितना भी टैक्स इकट्ठा किया है, आधा चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। और ये 4 गुना ज़्यादा कर्जा बनाए। क्या पाकिस्तान में हुआ है? हम आपको दिखाएंगे कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हम अब करने जा रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल है। इन्होंने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट बनाया है? छोटी छोटी सड़कें बना दी। आपका इशारा मेन रेलवे लाइन 1 की तरफ है। ML1 पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक मॉडर्न रेलवे बनेगा। यहाँ तो कोई रेलवे बना ही नहीं है। वो कार्गो के लिए भी, यानी जो वो इकोनॉमी को उठाएगा, क्योंकि असल जो कार्गो है वो तो रेलवे पे ट्रैवल करती है। हमारे तो रेलवे इन्होंने तबाह करके रख दिया, सड़कें तबाह हो जाती सारी सड़क। बहरहाल वो और ML1, बादशाह डैम, ममान डैम हमारे ज़माने में शुरू हुए। 2 नए शहर, जो रावी सिटी है और जो बंडल आइलैंड कराची, ये 2 बिल्कुल नए शहर बन रहे हैं, मॉडर्न सिटीज़ बन रही हैं। इन्होंने क्या किया? पॉइंट मेरा कहने का ये है कि इन्होंने 10 साल में कर्जे हमारे पर चढ़ा दिए। आधा हमारा जितना पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स रेवेन्यू, वो चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे। और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें
कि नहीं जी हमारी आप पीछे हट जाए, ये जो नैब को ख़त्म कर दें, फिर ठीक है आराम से इमरान खान हुकूमत करे, जिस तरह इन दोनों ने 10 साल की थी। अब इनको फिक्र पहले दिन से है कि गवर्नमेंट गिरा दो, आज गिरा दो, कल गिरा दो, परसों। इनके 10 साल में जब 4 गुना ज़्यादा कर्जा चढ़ रहा था, तब क्यों नहीं इन्होंने कहा गवर्नमेंट को गिरा दो? तब तो ये गवर्नमेंट को बचाने पे लगे हुए। आप रावी फ्रंट सिटी की बात कर रहे हैं और बंडल आइलैंड की बात कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन बहुत से महसूस करते हैं कि बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2013 से पहले मौजूद था रावी का प्रोजेक्ट, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इम्प्रैक्टिकल समझ के इस पर अमल नहीं किया। और बंडल आइलैंड भी समंदर के दरमियान होगा, कोस्टल डेवलप कर लें, कश्तियों में बैठ के वहाँ कौन जाएगा? शायद ये कोई एक फीसिबल नहीं होगा, दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। देखिए पहले तो ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, हमने तो नहीं नए देखे। मेरा मकसद क्या था? मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, बिल्कुल अनप्लान्ड सेटलमेंट है, इनको ना हम सीवरेज दे सकते हैं, ना इनको हम सही माने में बिजली दे सकते हैं, ना गंदगी उठा सकते हैं, ना कचरा उठा सकते हैं, और फैलने से फूड सिक्योरिटी हमारी इम्पैक्ट हो रही है। आगे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आना है फूड सिक्योरिटी, हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी ज़मीन अगर कम होती जाएगी काश्तकारी के लिए, तो आखिर में तो लोग यहाँ तो इस बार ही हमें गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हमने बैठ के पहले तो सारे शहरों को मैंने कहा कि अपने मास्टर प्लान बनाओ, मास्टर प्लान के रिंग फेंस करें कि इसके बाद शहर नहीं जा सकता, ताकि शहर ऊपर जाएं जो सारी दुनिया में जाते हैं, मॉडर्न सिटीज़ की तरफ जाएं। पहले ये जो दोनों हम शहर बना रहे हैं, ये मॉडर्न सिटीज़ बन रही हैं, ये लेटेस्ट सिटी होंगी जाके दुनिया में। जो रावी प्रोजेक्ट है वो सिर्फ यही नहीं कि वो लाहौर को बचाने के लिए, क्योंकि लाहौर ने वैसे ही वहाँ पहुँच जाना है जिधर ये रावी सिटी बने, लाहौर तो वैसे ही फैलता जा रहा है। पहले तो लाहौर को बचाना है कि एक प्लान्ड सेटलमेंट हो, ठीक। सेकेंडली लाहौर में पानी बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, ठीक। और जो रावी है वो सुकड़ के एक सीवरेज का नाला बन चुका है, ठीक। रावी को बचाने के लिए, लाहौर के वाटर सप्लाई को ऊपर उठाने के लिए ये एक पूरा एक बड़ा एम्बिशियस प्लान है। लेकिन मोहित, मेरे से तो लोग बड़े प्लान्स एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो ये छोटे प्लान में मानता ही नहीं। मैं तो सोच रहा था कि हम कोई ऐसे प्लान बनाए जिसमें सबसे बड़ी चीज़ रोज़गार मिले, नंबर 2 हमारी इंडस्ट्री चलनी शुरू हो। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो 30 और इंडस्ट्री साथ चलनी शुरू हो जाती हैं, उसमें हमारी वेल्थ क्रिएशन हो। जब तक मुल्क में हम अपने दौलत नहीं बढ़ाएंगे, वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, हम कर्जे वापस कैसे करेंगे? कर्जे, सुनो ना, हमारे ऊपर अब कर्जे इतने चढ़े हुए हैं, इन्होंने चढ़ा दिए हैं, आधा पैसा तो रेवेन्यू उधर चला जाता है। तो जब तक एक ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी, वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, हम कर्जे कैसे वापस करेंगे? आपने कर्जों के अलावा महंगी पावर प्रोजेक्ट्स, LNG की भी बात की। अब आपने IPP पे जो आपने एक एग्रीमेंट किया है IPP प्रोड्यूसर्स के साथ, उसके बारे में क्रिटिसिज्म ये है कि आपके पास बेहतर कार्ड से और इससे बेहतर एग्रीमेंट आप IPP प्रोड्यूसर्स के साथ कर सकते थे। देखिए मोहित, प्रॉब्लम तो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स IPPs के साथ साइन किए गए, वो IPPs का तो कसूर नहीं है। आप गवर्नमेंट हैं, आपका काम है अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। आप मेरे साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं जो कि अवाम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, मेरा कसूर तो नहीं है। आपने मेरे से पैसे लिए, कमीशन ली, किकबैक्स लिए, और आपने मेरी मदद कर दी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ है। ये हुआ है पाकिस्तान से। बिजली की जो आज जनरेशन है पाकिस्तान में, वो है 17 रुपए की, जो एवरेज बनती है। मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, मुख्तलिफ किस्म के पावर जनरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। और जो हम बिजली बेच रहे हैं वो आगे दुनिया में महंगी तरीन बिजली है, वो है 14 रुपए की। अब जो 3 रुपए बीच में, वो सारी सर्कुलर डेट में चली गई है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, वो 2000 अरब से ऊपर चला गया है। अब बात यह है कि एक ही तरीका है कि जब तक आप जनरेशन का कॉस्ट नीचे नहीं लेके आते, हम फंसे हुए हैं स्ट्रैप में। और इंडस्ट्री, ख़ास तौर पे याद रखें, हमारी इंडस्ट्री नहीं मुकाबला कर सकती हिंदुस्तान की सस्ती बिजली है बांग्लादेश की। हमने पहले IPPs के साथ बात की, फिर गवर्नमेंट की उनके साथ बैठ के बात की है कि किस तरह हम कॉस्ट नीचे लेके आएँ। जो हमारे बाहर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मुल्कों से वो ज़्यादा मुश्किल है, वो इस वक्त हम बात नहीं कर रहे। सिर्फ जो गवर्नमेंट की और जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनके साथ बात की। अब मैं समझता हूँ कि IPPs, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो चाहते तो ना करते, क्योंकि क्लॉज में लिखा हुआ है कि इसकी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, सॉवरेन गारंटी दी हुई है।
हमारी गवर्नमेंट ने उनको सॉवरन गारंटी दी हुई है। वो अगर चले जाएं बाहर और तो ये सालों तक ये चलता रहेगा। और पाकिस्तान जिस तरह रेकोडेक में हार गया, जिस तरह कारके में हार गया, इसमें भी हम नहीं हार। अब रेकोडेक में आपने हम सबको बताया था जब आप अमेरिका से वापस तशरीफ लाए थे कि रेकोडेक के साथ एक सेटलमेंट हो सकती, आपने खुद बताया था, एक ब्रीफिंग में बताया था, सब लोग एंकर्स मौजूद थे। अब खबर आई है कि पाकिस्तान रेकोडेक को ये कह रहा है कि हमें कोविड की वजह से आप रिलीफ दें, तो वो फिर नहीं हो सकी सेटलमेंट? नहीं, सेटलमेंट की तो सारा वक्त होती है। देखिए, बातचीत चल रही है, सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं। कोविड आया, सारी दुनिया में सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए और वो वाकई वो दुनिया में जो दुनिया कोविड से पहले और बाद में बदल चुकी है, जिस तरह 9/11 के बाद दुनिया बदल गई थी। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम सेटलमेंट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि $6 अरब का हमारे ऊपर डैमेजेस इंटरनेशनल कोर्ट दे चुकी है, जो मैं समझता हूँ वैसे बड़ा गलत है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अनफेयर है, अनफेयर भी है और हमने केस सही नहीं लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वो डैमेज हो गया। बहरहाल अब कोशिश है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, जिस तरह कारके की हुई थी। लेकिन कारके में हमें फ़ायदा ये था कि प्रेसिडेंट अर्दोगान ने हमारी मदद की, तो इंशाल्लाह इस पे भी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि $6 अरब तो नहीं हम दे सकते। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी नई पावर पॉलिसी आ रही है इन्हीं दिनों में, वो कैसे एड्रेस करेगी इन इश्यूज़ को? देखिए, वो पावर पॉलिसी इंशाल्लाह हम बताएंगे कि जो हमने नई नेगोशिएशंस की हैं उससे कैसे हम जनरेशन की कीमत नीचे लेके आएंगे। जब तक जनरेशन की कीमत नीचे नहीं आती, हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। हम बिजली की कीमत बढ़ा नहीं सकते, ना इंडस्ट्री ना आवाम, और अगर हम बढ़ाते नहीं हैं तो वो कर्जे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बिजली जो है महंगी बढ़ा रहे हैं। तो उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आ रहे हैं, ये बड़ी देर लगी तैयार करने में, इंशाल्लाह हफ्ते तक ये अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, एक तो की इश्यूज़ हैं फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कस कर लें। इसी हफ्ते आपने देखा कि यूएई के बाद बहरीन ने इज़राइल को एक्सेप्ट कर लिया, ओमान ने उसको वेलकम किया है, लग रहा है कि ओमान भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपकी जो पोजीशन है कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना, वो नोन है, आप कई दफ़ा उसको कह चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट में क्या ऐसा नहीं है कि हम ये देखें कि हमारी नॉन रिकग्निशन भी एक लेवरेज की हैसियत रखती हो इस पूरी मिडिल ईस्टर्न इक्वेशन में? मोहित, कई चीज़ों के ऊपर ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और करना पड़ता है। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो आपके बुनियादी असूल होते हैं, जो आपकी यानी किसी वजह से कौम बनती है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक कौम खड़ी होती है। जब एक कौम उन प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई लिमिट नहीं होती। जनरल मुशर्रफ ने हमारे सामने वो कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, वो शुगर माफिया से कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, फिर पहले नवाज शरीफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, फिर एंड में वो जरदारी से कॉम्प्रोमाइज़, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ रहा ही नहीं करने को, और फिर खुद ही चले गए और कॉम्प्रोमाइज़ अपनी पावर के लिए की। जो भी कौमें इस वक्त कर रही हैं, देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, उनके अपने मफादात हैं, उनकी अपनी मजबूरी हैं। ठीक, मैं पाकिस्तान का इसलिए ये कहता हूँ। लेकिन आपकी क्या एडजस्टमेंट होगी? वो तो उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी, आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी। देखिए, आप कैसे एडजस्ट करेंगे? हमारा सिर्फ एक सोच होनी चाहिए कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं, जिस तरह की मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त, जिस तरह वो रह रहे हैं, क्या उनकी ज़मीन किधर से शुरू हुई और सुकड़ के किधर रह गई है, उनका क्या फ्यूचर है। देखें, जब फ़लस्तीन के लोग सेटिस्फाई हो जाए कि जी एक जस्ट सेटलमेंट है, हमें मान लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर फ़लस्तीन के लोग बेचारे इतने ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो भी कोई रिकग्नाइज़ करता है इज़राइल को, तो सबसे ज़्यादा शोर तो फ़लस्तीन के लोग मचाते हैं। तो इसका मतलब कि वो उनके लिए तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और तो दुनिया एक्सेप्ट कर भी ले, जब तक वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि उनके लिए एक वायबल स्टेट बनी है, तो तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्ज़ी रिकग्नाइज़ कर ले। असल में तो जब तक एक मुनसिफाना सेटलमेंट नहीं होती पैलेस्टाइन की इज़राइल के साथ, तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिकग्निशन का दुनिया का। हमें खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी आप स्टेटमेंट्स पढ़ लें, उन्होंने शुरू से खड़े थे फ़लस्तीन के लोगों के साथ, और हमें भी खड़ा होना चाहिए। कश्मीर पे आपने बहुत भरपूर पोजीशन ली अगस्त 5 के बाद। अक़वाम मुत्तहिदा में आपकी तकरीर, आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन, आपके फॉरेन मिशंस बहुत एक्टिव रहे। लेकिन अगर आप सूरत हाल देखें, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो बिल्कुल रेट्रिकल पर्सनैलिटी नहीं है, वो रोज़ हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज का बहुत ख़तरा है और अगले 1-2 बरस बड़े क्रूशल हैं। अब आपकी गवर्नमेंट क्या इसका अदराक करती है कि किस किस्म का ख़तरा है कश्मीर में और क्या करना है?
देखिए, कश्मीर में मैं बार बार ये कहता हूँ, लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हिस्टोरिक ब्लंडर कर गया है नरेंद्र मोदी। वो ये गलती कर बैठा है जो इसके मेरे ख्याल में उसके जो उसने असम्पशंस की हुई थी कि ये इससे क्या क्या होगा, वो गलत हो गई हैं। नंबर 1 उसकी ये थी कि पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो समझ रहा था कि पाकिस्तान के तो हालात इतने बुरे हैं, माशी हालात इतने बुरे हैं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, और अब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम तो दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उससे हुआ क्या, इंटरनेशनलाइज हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल में उठ गया, हेड्स ऑफ स्टेट्स को पता चल गया, यूएन के अंदर इसके ऊपर बाकायदा बरतानिया की पार्लियामेंट में डिबेट, यूरोपियन पार्लियामेंट में डिबेट, अमेरिकन सेनेटर्स ने इसके ऊपर बात की हुई है। सो इंटरनेशनलाइज हो गया इशू। जब इंटरनेशनलाइज हो गया तो जिस तरह का इन्होंने आरएसएस के गुंडों के ज़रिए जुल्म करना था कश्मीर पे, वो कर नहीं सके। जुल्म अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो इनका प्लान था कि इतना जुल्म करो कि वो क्रश हो जाए, वो हो नहीं सका। कश्मीर के लोगों को वैसे के वैसे ही हैं, वो जिस वक्त मौका मिलेगा वो खड़े हो जाएंगे, तो वो उनको क्रश नहीं कर सका। अब अगर तो वो ये जो सोच रहा है कि डेमोग्राफी बदलने से, और ये बड़ा ये तो खतरा तो है ना, इसके ऊपर हम आपस में डिबेट कर रहे हैं कि बेस्ट इसका स्टेप क्या है। इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये असल में 4th जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आप एक उस जगह जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसकी डेमोग्राफी नहीं बदल सकते। तो इसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं करना क्या। 23 या 24 तारीख को आप यूएन जनरल असेंबली को वाया वीडियो लिंक खिताब करेंगे, वहाँ क्या एजेंडा रेस करेंगे? देखिए, असल तो कश्मीर है, कश्मीर के अलावा क्लाइमेट चेंज है। देखिए, क्लाइमेट चेंज अब सारी दुनिया का अब हाल देखें। क्लाइमेट चेंज में तबाही मची, कैलिफोर्निया में आ गए हैं, फ्लड्स आए हुए हैं दुनिया में, हर तहलका देख लें। यही लोग पहले कहते थे कि क्लाइमेट चेंज आई नहीं, डिनाई करते थे लोग। अमेरिका के अंदर इनकी गवर्नमेंट्स नहीं मानती कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब दुनिया देख रही है कि ये बड़ा एक सीरियस इशू आ रहा है, और हमारा मुल्क इससे बहुत, और हिंदुस्तान, ये दोनों मुल्क बहुत मुतासर होंगे क्लाइमेट चेंज से। लिहाजा क्लाइमेट चेंज को हमने ज़रूर उठाना है, क्योंकि हमारे लिए ये जो वेदर पैटर्न्स हैं, हमारा तो ये ग्लेशियर्स के ऊपर अगर गर्मी बढ़ती गई तो हमारे तो ग्लेशियर्स अगर इनमें पानी कम यानी ये मेल्ट होना शुरू हो गया तो हमारे आगे बहुत बड़े आने वाली नस्लों के लिए तो बहुत नुकसान। लास्ट क्वेश्चन, गुज़श्ता हफ्ते मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर, जो आउटगोइंग चाइनीज़ एम्बेसडर हैं याओ जिंग, उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि शी जिनपिंग का विज़िट जो है वो प्लान्ड है, डेट अभी डिटरमिन नहीं है, लेकिन ये विज़िट चीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस विज़िट को कैसे देखते हैं? आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ है। क्या एक्सपेंशन देखते हैं रिलेशनशिप की, CPEC की, फॉरेन पॉलिसी की, शी जिनपिंग के विज़िट में? देखिए, मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी कौम के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है। इस वक्त जो हम चाइना से सीख सकते हैं, दुनिया में किसी मुल्क से नहीं सीख सकते, क्योंकि जो चाइना की ग्रोथ हुई है पिछले 30 साल में, ये तो एक दुनिया में मिरेकल है कि कैसे उन्होंने लोगों को गुर्बत से निकाला। मेरा प्राइमरी एम, जब मदीना की रियासत की बात करता हूँ, मदीना की रियासत का मकसद ही ये है कि आप लोगों को, गरीब लोगों को, गुर्बत को हटा के एक अजीम कौम बने। जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का, वो ये कहता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, अमीर अमीर जब हो जाता है तो नीचे से फिर लोग गरीब। मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब आप लोगों को गुर्बत से उठाते हैं, एक इंसानियत आती है स्टेट में, फलाही रियासत बनती है, अल्लाह की बरकत आती है। जो मदीना की रियासत में आई थी, गरीब लोग थे, लेकिन उन्होंने इंसानियत का निज़ाम लेके आए, और वो देखते देखते शायद ही दुनिया में कोई इस तरह का एक मॉडल बनाओ जो उन्होंने 1000 साल तक अजीम सिविलाइजेशन बनाए। चाइना ने ये किया, उन्होंने 30 सालों में लोगों को गुर्बत से निकाल के सुपर पावर बन गए, और मैं नहीं समझता उनको कोई रोक सकता। नंबर 1, हम उनसे इधर सीख सकते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन में, गुर्बत घटाने में। नंबर 2, जो चाइना की ग्रोथ हुई है उनको शहरों की, किस तरह उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए शहर, उन्होंने जो अपने एग्रीकल्चर की, उनकी हमारे से 3 गुना ज़्यादा पैदावार है, उनकी सीड डेवलपमेंट हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली तो एग्रीकल्चर मुल्क है। उनसे जो हम अब इनपुट ले रहे हैं, और ले रहे हैं, अब हमें थोड़ा लेट हुए लेकिन हम ले रहे हैं। असल में पाकिस्तान में
क्या वजह है कि हम अपनी पैदावार नहीं बढ़ा, हमने कोई रिसर्च नहीं की, सीड डेवलपमेंट नहीं की, हमने कोई तवज्जो ही नहीं दी इसके ऊपर, तो उनसे हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं। ये मेरा नंबर 2 है। नंबर 3 है उनके जो शहर हैं, उनकी मेगा सिटीज़ हैं। अब हमारे पाकिस्तान में दुनिया में सबसे तेज़ी से शहर बढ़े, अर्बनाइजेशन हो रही है। इसका नुकसान भी है क्योंकि शहर अगर हमने नई मास्टर प्लान बना के प्लान ना किया तो ये बड़ा एक शहरों के अंदर तबाही मच रही है, जो कराची में आप देख रहे हैं, गंदगी है, सीवरेज वगैरह। तो चाइना ने जिस तरह अपने अर्बन सेंटर्स डेवलप किए हैं और फिर उनको इंजन्स ऑफ ग्रोथ बनाया है, वो हमारे लिए जो हम उनसे सीख सकते हैं और किसी से नहीं सीख सकते। ऑन अ लाइटर नोट, आप मिस तो नहीं करते बीइंग द ऑपोजिशन लीडर? नहीं, ऑपोजिशन मैं असल में बड़ा तंग था। तंग इसलिए था क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट्स, देखिए ना, एक तो होती है नॉर्मल पॉलिटिक्स, आपके पास ऑपोजिशन होती है और एक गवर्नमेंट, जैसे बरतानिया में बड़ा सिविलाइज्ड होता है, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो ऑपोजिट। यहाँ माफियाज का मुकाबला है, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये जिस लेवल पे गिरते हैं, लेकिन आप फैटत पे पता है कि मुल्क तबाही की तरफ जा सकता है अगर ब्लैक लिस्ट होता है, वो अपोज कर रहे हैं। ये ऑपोजिशन नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं जो अपनी चोरी बचाना चाहते हैं। आप जब हमारे बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमारे मीडिया में भी मैं देखता हूँ, वो इनको नॉर्मल ट्रीट करते हैं। बरतानिया में अभी कोई केस हुआ है एक किसी के ऊपर, MNA के उनके मेंबर पार्लियामेंट पे, उसके फिर एलिगेशन लगी है, वो पार्लियामेंट से खुद ही, जी मैं पार्लियामेंट नहीं आता। यहाँ इनके ऊपर अरबों रुपए के केसेस हैं, घंटे घंटे तकरीरें करते हैं। प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ आपने हमारी ये डिस्कशन देखी। बहुत से इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, बहुत से और भी इश्यूज़ हैं जो वक्त की कमी की वजह से डिस्कस नहीं हो सके। फ़ैसला आपका, आज इतना ही, फिर मुलाकात होती।